ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग। नमस्कार। कोरोना संकट के इस दौर में हिम्मत और हौसला हम सबके लिए बेहद जरूरी है। एक तरफ जब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, देश के कई राज्यों में मामले बेतहाशा ढंग से बढ़ रहे हैं। ऐसे में संयम, संकल्प, अनुशासन और कोविड नियमों का पालन करके ही हम तीसरी लहर की आशंका को कम कर सकते हैं, खुद को संक्रमण से बचाए रख सकते हैं, परिवार को खुशियां दे सकते हैं और समाज को एक स्वस्थ समाज में बदलकर देश की प्रगति में अपना योगदान भी दे सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं एम्स के वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। कार्यक्रम का जैसा कि शीर्षक ही है कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, तो शुरुआत में कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,948 नए मामले आए हैं। कई दिनों के बाद नए मामलों का आंकड़ा जो है वो 40,000 से कम हो गया है। मृत्यु की बात करें तो एक दिन में कोरोना के चलते 219 लोगों की मौत हुई है, जो बीते 167 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है। मृत्यु दर भी 1.33% हो गई है, जो पिछले 48 दिन के बाद सबसे कम मृत्यु दर की प्रतिशत है। 23 मार्च को भारत में कोरोना से 199 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद अब 167 दिन के बाद मौत का जो आंकड़ा है वो सबसे कम है। डॉक्टर राकेश, दुनिया की तमाम संस्थाएं और भारत में भी कई सारे वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तीसरी लहर की आशंका के बारे में लोगों को चेताया है। आज का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं सकारात्मक संदेश दे रहा है कि लोगों की जागरूकता के सहारे और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लगातार प्रयास के कारण कम से कम आज की बात करें तो कोरोना संक्रमण के प्रबंधन में हमने बढ़िया काम किया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को जी। कि अगर हम अभी के आंकड़ों को देखते हैं तो काफी एक पॉजिटिविटी इसमें हमें एक नजर आती है जी। लेकिन इस पॉजिटिविटी को हमें मेंटेन करना है आगे आने वाले समय में। हम अभी ढिलाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा मानना है कि जब तक हमारे सारे नागरिक वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं आ जाती है, तो एक रिस्क तो उनके अंदर रहता है। जी। कभी भी जो ये वायरस है जो कि म्यूटेट होने की स्थिति में भी रहता है, पहले भी म्यूटेट होता रहा है वायरस की एक नॉर्मल उसका लाइफ प्रोसेस है ये वायरस का। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी वजह से अगर ये वायरस म्यूटेट होता है, जो कि हम थर्ड पीक की बात भी कर रहे हैं, कुछ केसेस साउथ की तरफ से इंक्रीज होने भी शुरू हुए हैं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि कुछ इस तरह के केसेस क्यों हैं। अभी हमारा बिल्कुल आंकड़ों के हिसाब से केसेस पहले से बहुत कम हुए हैं, मृत्यु दर काफी कम हुई है, लेकिन केस तो अभी सोसाइटी में है ही। इसका मतलब वायरस तो अभी सोसाइटी में, कम्युनिटी के अंदर है। तो हमें सारी सावधानियां रखनी होगी। जिस तरह से पहले सभी नागरिकों ने काफी सहयोग किया, बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन के लिए आगे आए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करा, तब अब ये साइकिल की जहां हम उम्मीद कर रहे हैं तो उसी सकारात्मक तरीके से वो सारे के सारे बिहेवियर प्रिकॉशंस हमें और अच्छे से फॉलो करने होंगे। जी हाँ। क्योंकि हमारे जो यंगर जनरेशन थी, जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ना तो अभी उनको वैक्सीनेट कर पाए हैं हम अभी, और उनको स्कूल्स वगैरह कॉलेज बिल्कुल बंद थे, तो बिल्कुल घर में ही थे, तो उनका इम्यूनिटी तो अभी नहीं आया होगा। तो हम चाहते हैं कि ये सारी सावधानियों को आगे आने वाले समय में रखें ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। जी हाँ। एक और सकारात्मक आंकड़ा आया है और वो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां की पूरी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता और वहां की सरकार को बधाई दी है। डॉक्टर राकेश, टीकाकरण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अब भी शंका है। उन्हें लगता है कि इसको लगाने से कई तरह की समस्याएं हो जाएंगी। एक खास वर्ग को लगता है कि इससे बांझपन की भी समस्या हो सकती है। कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह की भी खबरें कुछ समय पहले आई थी कि
कोविड टीका लगाने वाले लोग 2 साल से ज्यादा समय तक नहीं बच पाएंगे। बतौर स्वास्थ्य विशेषज्ञ, रोज जो आप मरीजों को देखते हैं, कैसा अनुभव रहता है? अब भी जो उनके मन के अंदर जो आशंकाएं हैं, उनको दूर करने के लिए किस तरह के उपाय किए जाएं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल इसमें 100% रीएश्योर करना चाहूंगा कि जब भी कुछ वैक्सीन या ड्रग मार्केट में रिलीज किया जाता है तो उसके पीछे काफी रिसर्च साइंटिस्ट उसको इस तरह से, इस प्रक्रिया से गुजरता है कि उसके आने वाले दुष्प्रभाव को वो दवाई या वैक्सीन मार्केट में आने से पहले ही उसको इस तरह से बनाया गया कि उसके साइड इफेक्ट्स ना रहें, उसके कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसमें। जी। तो ये वैक्सीन भी उसी प्रोसेस के गुजरा है। इसमें हमें अपने साइंटिस्ट को जरूर शुक्रगुजार करना चाहिए कि जो वैक्सीन बनने में 5 से 10 साल का समय लगता है, उनके 24 घंटे से प्रयास, 24 घंटा दिन में प्रयास करने से ये वैक्सीन हमें जल्दी मिला। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अभी तो जैसे आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सभी को कम से कम एक वैक्सीन लग चुका है और हम पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन करोड़ों में जा चुका है। जी। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो डिफरेंट तरह के वैक्सीन बहुत लोगों को लग चुका है। तो मैं बिल्कुल रीअश्योर करना चाहूंगा कि घबराने वाली कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस वैक्सीन को लगवाने में। आप आगे आइए, आपके पास 2 वैक्सीन अभी उपलब्ध हैं, आने वाले समय में भी और वैक्सीन आ जाएंगे। वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास है, आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर आपको वैक्सीन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जो एक रिलायबल मेडिकल साइंस की वेबसाइट्स हैं, आप ICMR की वेबसाइट्स पे जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाइए, WHO की वेबसाइट पे जाइए, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो हम बोलेंगे कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। कई बार सोशल मीडिया के अंदर जाने अनजाने में जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, वो उस तरह से एक र्यूमर फैल जाता है, तो उस पर बिल्कुल मत जाइए। अगर आप चाहते हैं किसी वैक्सीन के बारे में जानना कि ये वैक्सीन क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कितने लोगों को मिल चुका है, उन लोगों में से मिला है तो उनको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, ये सारा डाटा बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी सभी को मिलेगा। अब इतने सारे करोड़ों वैक्सीन को लग चुका है, मुझे भी जनवरी में लगा था, मेरे सारे कुलीग्स को यहाँ पर लग चुका है, हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी पे लगा था ये वैक्सीन, तो वो सब स्वस्थ हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। हल्का बुल्का आपको देखा होगा ना कि बच्चों को जब हम वैक्सीन लगाते हैं DPT का, OPV का, तो उनको हल्का बुल्का बुखार होता है। वो इसका मतलब वैक्सीन बॉडी के अंदर रिस्पांस ला रहा है इम्यूनिटी जनरेट करने का, और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल न्यूबॉर्न्स 1 साल के, हम उनको भी तो वैक्सीन लगाते हैं ना। वहां तो हम नहीं डरते कि 1 दिन बुखार होता है तो सबको पता है कि वहां ठंडा थोड़ा सा बर्फ का सिकाई कर देते हैं, या फिर हम ज्यादा दिक्कत लगती है तो क्रोसिन की टैबलेट या सिरप बच्चों को दे देते हैं। वो नॉर्मल प्रोसेस है। यही हम एडल्ट्स के लिए बात कर रहे हैं कि हल्का फुल्का बुखार होता है, जहां इंजेक्शन लगता है, अगर हल्की फुल्की दुखन रहती है तो हर क्रोसिन से, पैरासिटामोल से काम चल जाता है। तो अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। र्यूमर्स पर विश्वास ना करें। आप सच में वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑथेंटिक वेबसाइट सोर्सेज पे जाके देखिए, या अपने चिकित्सक की बात कीजिए। जब वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं, आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है तो वहां पर चिकित्सक बैठे रहेंगे, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बी रीअश्योर्ड, वैक्सीन इज वेरी सेफ, प्लीज गो अहेड एंड गेट इट डन। डॉक्टर राकेश, आपने यहाँ पर एक बात कही कि कोविड टीका लगवाने के बाद जो 1-2 दिनों तक बुखार आता है या बदन में दर्द होता है, इस तरह की समस्याएं ये दिखाती हैं कि शरीर वैक्सीन को लेकर सजग है, सक्षम है और वो एंटीबॉडीज क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं और उनमें इस तरह के कोई लक्षण नहीं आए, उनके जहन में अब सवाल उठता है कि क्या हमने नकली वैक्सीन लगा ली, या वैक्सीन का तो हमारे शरीर पे कोई असर ही नहीं हुआ। इस बात को भी थोड़ा आप स्पष्ट करें। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहता था कि कुछ लोगों को लगता है कि बुखार हो गया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन बड़ा हो गया, तो मैं उनको एक रीअश्योर करना चाहता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को जरूर बुखार होना ही चाहिए। उनके हाथ में जहां इंजेक्शन लगाया वहां दर्द सूजन होनी ही चाहिए। ये सब बॉडी का अपना अपना एक रिस्पॉन्स रहता है, सभी का एक अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है। किसी के अंदर फीवर आता है, किसी के अंदर नहीं आता है। तो बिल्कुल ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन अगर लगा है तो सभी को इतने डिग्री का बुखार होगा तभी इसका वैक्सीन ने काम किया, ऐसा नहीं है। काफी लोगों को हम देखते हैं कि 30 से 40% एग्जैक्ट परसेंटेज तो मेरा बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट काफी लोगों को, 1/3 लोगों को कोई सिम्टम्स या कुछ इस तरह के बुखार नहीं होते हैं। थोड़े से लोगों को थोड़ा सा ज्यादा बुखार होता है, कुछ लोगों को थोड़ा 2-4 घंटे 1 दिन के लिए रहता है, ठीक हो जाता है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि हम जो भी वैक्सीन की बात करते हैं वो 100% ऐसा श्योरिटी नहीं है, जितने भी डेटा हमारे पास हैं, कि 100% जिसको वैक्सीन लगा वो बिल्कुल 100% एंटीबॉडी उनके अंदर बनेगी। जी, एक वैक्सीन की एक एफिकेसी रहती है कि 70 से 80% या 90% तक इसकी एफिकेसी रहती है। अब वो किस व्यक्ति को उसका बहुत अच्छा एंटीबॉडी नहीं बनेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर वैक्सीन जिसको लग भी गया है तो इसलिए हम बोलते हैं कि आने वाले समय में जब तक कोविड कम्युनिटी के अंदर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तब तक नहीं आ जाता, तो वैक्सीन लगने के बाद भी आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें। अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बुखार वगैरह नहीं है, तो भी आप दुरुस्त रहें। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनी होगी, थोड़ी बहुत तो जरूर बनती ही बनती है, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा बनती है, किसी का थोड़ी कम बनती है, बट इम्यूनिटी तो बॉडी के अंदर आएगा ही। अब वो किस लेवल का रहता है वो सब इंडिविजुअल्स का थोड़ा रिस्पॉन्स अलग अलग रहता है। इसीलिए हम सबको यही कहना चाहते हैं कि उसके बावजूद भी आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन करें, और ऐसी जो भी कार्यक्रम है जहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठा होने की संभावना है उसको अभी कुछ समय के लिए अवॉइड करें। इससे पहले कि हम पहले कॉलर के साथ जुड़े डॉक्टर राकेश, एक और सवाल है। भारत में 1,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज मिस कर दी है। उनके जहन में सवाल यह है कि अब वो टाइम निकल गया, कोवैक्सीन के 28 दिन के बाद से भी मेरा 3 महीने हो गया, कोविशील्ड को लगवाया मुझे 4 महीने हो गया, अब क्या दूसरी डोज लेने का कोई फायदा है या नहीं? बिल्कुल, अब मैं इसमें ये बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि अगर किसी वजह से, किसी भी कारण से अगर आपका कोविड वैक्सीन का सेकेंड डोज मिस हो गया तो ऐसा कुछ मेजर इश्यू नहीं है कि ऐसा बिल्कुल हम बोलें कि सिर्फ 28वें दिन ही देना चाहिए या 6 वीक्स या 3 मंथ्स की हम बात करते हैं 3 मंथ्स पे ही देना चाहिए। अगर किसी वजह से मिस हो गया तो आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है अपना सेकेंड डोज लाएं। ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे हम बोलते हैं कि समय से लें, बट किसी वजह से मिस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर थोड़ा सा लेट लेंगे तो नुकसान होगा। लेट लेंगे आपको फायदा डेफिनेटली होगा, बट ये उस ड्यूरेशन में जब हम चाहते थे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो अच्छे से, वो अगर मिस हो गया तो वो आपका एक रिस्क पीरियड रहा। बिल्कुल। तो उस टाइम अगर आप उस वैक्सीन को पहले ले लेते तो जो अभी आपका 1 महीना 2 महीना गुजर गया उसमें भी आपकी थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती। बट अभी आप बिल्कुल आगे बढ़ के अपना जो भी मिस डोज हुआ, सेकेंड डोज हुआ, उसको आप ले लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। स्वागत के लिए आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। और आपके साथ एक्सपर्ट भी हैं, उन्हें भी मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार रिंकी जी। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि जो तीसरी वेव आएगी, अभी जैसे आसार हर जगह दिख रहा है हल्का फुल्का, तो वो कोई कहता है कि युवाओं पे होगा, कोई कहता है बच्चों पे ज्यादा होगा। तो हम सर इसमें थोड़ा डिफरेंट है, हमें इससे कुछ समझाएंगे सर कि ये युवा पे आएगा, बच्चों पे आएगा, सब पे होगा, इससे थोड़ा समझाएंगे सर। जी डॉक्टर राकेश। हम जो ये करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रेडिक्शंस 100% करेक्ट होते हैं। ये सिर्फ जिस तरह से पिछले कुछ समय से वायरस का बिहेवियर देखा और जिस तरह से हमारा, अगर हम पिछले 1.5 साल की बात करें, जब मार्च 2020 में जब वायरस फैलना शुरू हुआ था इंडिया के अंदर, तो अगर हम उससे बात करें तो हमारे युवा को, क्योंकि वो युवा जो श्रेणी में थे एज ग्रुप के, तो उनको इन्फेक्शन ज्यादा हुआ। बच्चे हमारे स्कूल्स कॉलेज बंद हो गए थे, बिल्कुल घर के अंदर थे, वो बाहर नहीं जा रहे थे, तो उनके अंदर किसी भी वजह से इन्फेक्शन और इम्यूनिटी नहीं बन पाई है। अभी जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो भी अडल्ट के लिए चल रहा है, बहुत जल्दी बच्चों के लिए वैक्सीन भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। उसका रिसर्च आखिरी स्टेज पे है, बिल्कुल ट्रायल चल रहा है उसका। तो वो जो बच्चे थे वो बिल्कुल नए बच्चे, नया मतलब कि उनको किसी तरह से इन्फेक्शन का सोर्स नहीं रहा, उनको वैक्सीन नहीं लगा। तो जब इस तरह की जो एक ग्रुप रहता है जिनको बिल्कुल कोविड से एक्सपोजर पहले नहीं हुआ है, कोरोना वायरस से एक्सपोजर नहीं हुआ, तो एक रिस्क ग्रुप में रहते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि थर्ड वेव में जो भी केसेस आएंगे वो बच्चों के अंदर थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। उनका एक्सपोजर कोरोना वायरस से सब क्लिनिकल एक्सपोजर भी नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि ये एज ग्रुप को पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी सावधानी रखें, और इसीलिए हम चाहते हैं कि परिवार के अंदर बच्चों के साथ अगर बड़े सुरक्षित रहेंगे, अगर वो वैक्सीनेटेड हैं, तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं बनेंगे।
तो बच्चों के लिए वो इन्फेक्शन नहीं ला पाएंगे। इसी तरह से अगर फ्यूचर में आने वाले स्कूल खुलते हैं तो वहां पर जो भी टीचर्स हैं, स्कूल के स्टाफ हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड वो रहेंगे तो वहां से भी उनको एक इन्फेक्शन का सोर्स नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि बच्चे के लिए वैक्सीन बन जाएगा तो हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ। तो अभी प्रेडिक्शन है कि ऐसा लगता है कि बच्चों को होने के चांसेस हैं। जैसे अगर हम यूएसए का डेटा का बात करें तो वहां बच्चे अभी उनको इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है। तो इसी तरह थर्ड वेव की हम करते हैं, बट अभी ऐसा लगता भी है कि जैसे पहले बोला जा रहा था कि बहुत ज्यादा केसेस आएंगे, बहुत तेजी के साथ आएंगे, ऐसी उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है क्योंकि सारे नागरिक बहुत अवेयर हैं, वैक्सीन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बट सावधानियां हमें कम नहीं करनी है। अभी कुछ समय हमें जैसे भी देखना मिला कि कुछ हम में से लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं कि उनको वायरस इन्फेक्शन नहीं हो सकता है और वो मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल गैदरिंग शुरू हो गया। तो प्लीज मेरा आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आने वाले समय में थोड़ा सा सावधानी रखें इस चीज की। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। मध्य प्रदेश के रीवा से वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। मैं एमपी रीवा से बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अभी अपन केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में जैसे कोरोना मतलब बढ़ रहा है, तो अपने इंडिया के लोग तो केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मतलब इन राज्यों का आना जाना अगर बना हुआ है, तो ऐसे में तो पूरे देश में कोरोना पुनः मतलब होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं होगी? और दूसरा सवाल एक मेरा हट के है, अगर डॉक्टर साहब उसका उत्तर दे तो बहुत बड़ी महान कृपा होगी जी। ये जो छोटी आंत होती है उसमें क्या अप्रेंटिस के जो शिकायत होती है उसका ऑपरेशन ही किया जा सकता है कि नहीं? जी डॉक्टर राकेश। ऐसा है कि देखिए, सब स्टेट का अपना एक पॉलिसी मैटर रहता है कि वो किस तरह से लेता रहता है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस तरह के लॉकडाउन का प्रोसेस रहा है, रिस्ट्रिक्शंस रहा है, वो पॉलिसी मैटर्स अभी तक बहुत अच्छे से रहा है। वो पॉलिसी मैटर्स का तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट अभी तक जितना भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं वो हमेशा पॉलिसी के अंदर रहे हैं। बट साथ में यहाँ पे नागरिकों को भी खुद एक आगे बढ़ के अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि अगर ऐसा लगता है कि उनको इन्फेक्शन है या उनको बीमार है या कुछ उनको सिम्टम्स हैं, तो एक सेल्फ रिपोर्टिंग, सेल्फ आइसोलेशन तो उनको खुद करना चाहिए। तो हमारा भी एक दायित्व बनता है देश की तरफ कि हम उन सारे नॉर्म्स को खुद भी फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए नियम कानून बनाए जाए। हमें भी आगे बढ़कर अपना एक कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जहां तक आपने बीमारी के बारे में बताया तो उसके बहुत सारे तरह तरह की ट्रीटमेंट प्लान्स रहते हैं। वो एक इंडिविजुअल पेशेंट को देखा जाता है कि उसको ऑपरेशन की जरूरत है या उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में करके दिखाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अपने चिकित्सक को दिखाएं कि अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम किस वजह से है, वो अपेंडिसाइटिस है भी कि नहीं है, उनको एग्जामिन करने दीजिए और वो फिर आपको बताएंगे कि ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं है, ये दवाइयों से काम चल जाएगा। जी। देश की राजधानी दिल्ली से रमेश कुमार जी जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर, ऐसा था मेरी सेकंड वैक्सीन लग चुकी है जी, और अगर मैंने अभी हॉस्पिटल जाना है तो वहाँ जैसे पेशेंट आते हैं तो मुझे आके वही प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आके नहाना चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, या अभी कुछ और भी कुछ कम हुआ है, रिलैक्सेशन है उसमें? बढ़िया सवाल है डॉक्टर राकेश। बिल्कुल, आपने काफी अच्छा आनंद जी, क्वेश्चन काफी लोगों के उस जहन में आ सकता है कि जब आप बाहर जाते हैं किसी वजह से और वहां पर आपको जाने की जरूरत है और भीड़ भाड़ का इलाका है और अस्पताल में तो हम भी काम करते हैं, तो थोड़ा सा एक रिस्क तो रहता ही है डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे मरीज आते हैं और बीमार भी होते हैं जी। तो आपको सारी प्रिकॉशंस अभी फॉलो करनी है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हमने देखा कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा फायदा नहीं कर रही है, बट जो हमारा एक पर्सनल हाइजीन है जिसकी हम बात करते हैं वो अभी भी फॉलो करना है। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ मास्क लगा के रखिए, अपना हैंड सैनिटाइजर साथ में ले जाइए। वापस घर पे आते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से स्नान कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत लोगों को टच किया होगा, काफी भीड़ भाड़ रही है, अगर ऐसा लगता है तो आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं नहाने के बाद। आपको लगता है कि ऐसा कुछ इश्यूज नहीं रहेगा तो एटलीस्ट कम से कम आप अपने हाथ को अच्छे से साबुन पानी से धो लीजिए, क्योंकि हाथ ही एक ऐसी चीज है जो आप काफी जगह टच किया होगा जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, तो वो मिनिमम रहेगा। बट यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप
अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। मैं सिर्फ कोविड में नहीं चाहूंगा, जब आप बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी है, इन्फेक्शन है, पूरे दिन आप बाहर रहे हैं, तो अगर आप घर पे आके स्नान करके कपड़े चेंज करते हैं तो आपको वैसे ही अच्छा लगेगा। तो आई थिंक उस एक अच्छी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोविड में वो फायदेमंद जरूर करेगा आपके लिए। बिल्कुल ठीक। लोनी से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि लगभग 70 करोड़ लोगों को तो पहली डोज लग चुकी है, 10 करोड़ लोगों को लगभग दूसरी डोज लग चुकी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें सर जी। पर मैं ये जानना चाह रहा था, नवजात शिशुओं के लिए क्या वैक्सीन ही होगी या कोई ड्रॉप वगैरह बनेगी? अभी आने दीजिए। आई थिंक आप अभी तो हम थोड़े से बड़े बच्चों आने वाला है, जो कि सारा कुछ जैसे हमने बताया कि एक प्रॉपर रिसर्च के तरीके से सारे वैक्सीन बनते हैं। जब वो वैक्सीन आएगा, जब उस पर रिसर्च होगा तो देखते हैं कि उसको इंजेक्शन लगेगा कि ओरल ड्रॉप्स बनेगी कि नेजल स्प्रे बनेगा, तो आने वाले समय में उस बारे में बता पाएंगे। अगले कॉलर जुड़ गए हैं इंद्रभान सिंह जी। इंद्रभान जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, आपका स्वागत है। जी, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर, प्रश्न यह है, चिंता की बात यह है कि लोगों में लापरवाही पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। जी जिले भर में भीड़ भाड़ और पहले जैसी चहल पहल देखने को मिल रही है। जी लोग बेधड़क कोविड नियमों को दरकिनार कर रहे हैं, न तो सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है और न ही सैनिटाइजर का, जी बल्कि लोग मास्क को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। जी सुरेश भान जी, आपने बिल्कुल सेंटिमेंट्स का मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, कि जो हमारे मेडिकल कम्युनिटी में या गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि एक मेडिकल साइंस के आधारित थी, उसमें जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स की बात की, जो आपने बताया कि सामाजिक दूरी, 2 गज की दूरी, हाथ को अच्छे से साबुन पानी से, सैनिटाइजर से यूज करें और अपने मास्क को जरूर पहने जब भी हम बाहर जा रहे हैं, तो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हम सभी का दायित्व बनता है। और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे नागरिक हैं, सिर्फ वो ना सिर्फ खुद करें, इंश्योर करें कि आपके आसपास जो व्यक्ति हैं वो भी इस चीज को फॉलो करें। तो आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको टोक सकते हैं। वैसे तो हम नहीं चाहते, हम किसी को, अनजान आदमी को नहीं टोकना चाहते, बट आई थिंक यहाँ पर एक दायित्व बनता है हमारा कि हम उनको भी बोलें कि जनाब आप थोड़ा सा एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, साहब आप मास्क पहन के रखिए, आपका मास्क ठीक से नहीं है। तो वो हमें एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। बिल्कुल। महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो सर। जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते सर। सर मेरा सवाल है सर, मैं 18-20 महीनों से ये जो अपना मास्क कंटिन्यू जो लगाता हूँ, 14-15 घंटे तक मैं खाली सोते समय और खाते समय निकालता हूँ जी। सर अभी मेरे को एक दिक्कत हो रही है, जैसे सांस लेने में और सांस छोड़ने में जी। तो सर मेरे गले के नीचे एक गांठ भी हुई है सर, क्या है इसका, ये कंटिन्यूस मैं जो मास्क यूज कर रहा हूँ सर, इसका असर हो रहा है क्या सर? मेरे गांठ हुई है नीचे। जी डॉक्टर राकेश। नहीं, ऐसा नहीं है, मास्क पहनने से गांठ नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपको कुछ और इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन रहा होगा, जिसकी वजह से कई बार लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं या फेरिंजाइटिस होता है, मतलब गले में कुछ इन्फेक्शन किसी वजह से हो गया है, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। तो आप एक बार चिकित्सक को दिखाएंगे तो बेहतर रहेगा जी। दूसरा ये कि जो भी आप मास्क यूज कर रहे हैं, कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं, उसका सफाई रखना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मास्क गंदा हो गया, क्योंकि अभी जैसे अगर हम बात करें यहाँ के मौसम की, थोड़ा सा ह्यूमिड है, पसीना आता है, तो उसमें इस कंडीशंस के अंदर वो जो मास्क है उसके अंदर भी कीटाणु हो सकते हैं अगर हम उसकी सफाई नहीं करें। जैसे हम अपने कपड़ों की बात करते हैं ना, अगर पसीना आता है तो उसमें से स्मेल आती है, अगर वो मास्क हम लगाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अपने मास्क की भी सफाई रखें। अगर वो मास्क ऐसा है कि जिसको आप धो सकते हैं, तो मेरा सजेशन बिल्कुल ये रहेगा कि रोज आप एक धुला हुआ मास्क ही पहने। कपड़े के आप 3-4 मास्क ले सकते हैं, उसको अच्छे से धोएं और सुबह फ्रेश मास्क पहने। अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी वजह से और आपको लगता है कि मास्क धूल मिट्टी से या पसीने की वजह से काफी उसमें पसीना लग गया है, तो भी आप मास्क चेंज करें। तो मास्क की हाइजीन, जैसे हम अपने हैंकी की बात करते हैं, अपने कपड़ों की बात करते हैं, तो मास्क की भी सफाई रखिए। और जहां तक गांठ का सवाल है, सिर्फ मास्क से नहीं होता, बट अगर कुछ इन्फेक्शन है तो एक बार चिकित्सक को दिखाइए आप इसके लिए। बट अगर आपका मास्क ठीक ठाक से है, साफ मास्क पहनते हैं, तो इस तरह से मास्क के साथ
गांठ होने का कोई ताल्लुकात नहीं है। जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रामशंकर वाजपेयी जी हैं। रामशंकर जी, स्वागत है आपका। रामशंकर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राकेश, इन दिनों एक और समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों की आंखें लाल हो जा रही हैं और उनके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या ये कोरोना का शुरुआती संकेत तो नहीं है। जी डॉक्टर राकेश, डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी कारणों से। एक तरफ हिमाचल प्रदेश ने मिसाल कायम की है और वहां की लोग जो हैं वो कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से बढ़ चढ़कर सामने आए हैं वो एक उदाहरण है, और इससे देश के दूसरे राज्यों के लोग जहां से भी आप सुन रहे हैं, आपको भी कोविन ऐप के थ्रू अपना स्लॉट बुक करिए और कोविड टीका लगवाइए, या फिर आप ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था कि बहुत सारे लोगों की आंखें लाल हो जा रही हैं और उनके जहन में यह ख्याल आ रहा है कि क्या ये कोरोना का शुरुआती संकेत तो नहीं है। जहां तक हम बात कर रहे हैं, इस समय हमें ऐसा लगता था कि कोरोना सिर्फ हमारे फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो हमने देखा ये शरीर के बाकी हिस्सों को भी अफेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको बाकी सिम्टम्स हैं, कुछ खांसी है, सांस की तकलीफ है, अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से आपका कांटेक्ट हुआ जिनको कोरोना वायरस डिजीज था, कोविड था उनको, तो अगर इस तरह से आपकी आंखें सिर्फ लाल सिम्टम के साथ है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आंख लाल होना कोविड का एक शुरुआती लक्षण है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा, बिकॉज अभी जिस तरह से नॉर्मल इन्फ्लुएंजा फैल रहा है, जिस तरह से ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता है, आंखें लाल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। कोविड एक रीजन उसमें से हो सकता है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो एक बार चिकित्सक को दिखाना बेहतर रहेगा, और बाकी जो सिम्टम्स हैं एलर्जी की वजह से हैं या आपको लगता है कि धूल मिट्टी की वजह से हैं या और कोई कारण है, तो उसको एक बार चिकित्सक को दिखाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बट ऐसा नहीं है कि हर लाल आंख सिर्फ कोविड ही है, ऐसा मानना ठीक नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। लोग बाग मास्क नहीं लगाना चाहते जी, इनकी लापरवाही के कारण जो है तीसरी लहर आने की संभावना है। हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते महेश जी की चिंता बहुत वाजिब है कि बहुत सारे लोग जो कि मास्क लगा रहे हैं, सुरक्षित दूरी का पालन कर रहे हैं, और उनकी मेहनत इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि समाज का एक हिस्सा अब भी ऐसा है जो मास्क नहीं लगा रहा है। चलते चलते क्या संदेश देंगे डॉक्टर राकेश? समय बहुत कम है। मैं श्रोता को यही बोलना चाहूंगा कि सभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें और आगे बढ़कर अपना वैक्सीनेशन के लिए जरूर आगे आएं और बिल्कुल उसको मना नहीं करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। जी हाँ, बिल्कुल। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो जैसा कि डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि आप जहां भी जाएं मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी का पालन करें, साथ ही साथ अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहे, सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें, और अगर आपको लगता है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर गए हैं तो वापस आकर स्नान करें और फिर एक दूसरे से मिले जुलें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर राकेश गर्ग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।